Hello everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to start the practical questions of working capital management chapter. इस चैप्टर में पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें देखी। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उसमें आपको जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो है इस वर्किंग कैपिटल में जितनी भी चीज़ें आती है उसके फॉर्मूलेज एंड उसका कॉन्सेप्ट। सो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्या होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकाला जाता है, वर्किंग कैपिटल स्टोरेज पीरियड क्या होता है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है और वर्किंग कैपिटल का स्टॉक कैसे, वर्किंग कैपिटल बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक कैसे निकाला जा सकता है, फिर फिनिश गुड्स का स्टोरेज और स्टॉक, फिर डेटर्स का कलेक्शन पीरियड और स्टॉक मतलब स्टॉक बोलता हूँ सॉरी डेटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड और बैलेंस। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आने वाले 70 to 80% क्वेश्चंस बहुत ही इजी जाएंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है तो कुछ बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे, पर धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। जब मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है अब ये चीज़ें रिपीटेड हो रही है, हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया इन सब पे, तब जाके हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट शुरू करता हूँ। दिस इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मंगेश हो गया ये तो चलो अच्छा, एक गुड न्यूज़ बताता हूँ। आज ही सुबह सुबह मतलब ये लेक्चर शुरू करने मैं आधे घंटे पहले मैंने ये लेक्चर शुरू करना था, लेकिन उसके कुछ ऑफिस से कॉल्स आ गए और कुछ फाइनल होना था, चीज़ें काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो बेस्ट वर्ड पब्लिकेशन एक पब्लिकेशन है जिनकी बुक्स आती है मार्केट में, उनसे टाई अप किया है कॉन्फ्रेंस आने, तो उनकी बुक्स भी एमसीक्यू ऐप पे और वेबसाइट पे बिकने वाली है तुरंत। सुरभि बंसल मैम है ऑडिट के लिए, वो उनके भी सीए फाइनल पे लेक्चर्स बिकने वाले हैं। प्लस नीरज अरोड़ा सर है, उनसे फाइनल टाइप हुआ है, मतलब टाइप काफ़ी पहले हो चुका था लेकिन कॉन्फ्रेंस पे उनके लेक्चर्स बेचने के लिए भी फाइनल किया है। सो 3-4 चीज़ें जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी वो सारी चीज़ें आज फाइनल हुई है। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी अबाउट इट कि कहीं ना कहीं मैं कॉन्फ्रेंस को आगे लेके जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स तक पहुँचा जा सके। हेल्प मी इन रीचिंग आउट, आप लोगों की बहुत मदद लगती है इन सब चीज़ों में कि आप अगर पहुंचा पाए बच्चों तक तो बाकी सारे अपने फ्रेंड्स तक की कॉन्फ्रेंस क्या है क्या नहीं है, क्या क्या सर्विसेज मिलती है। बहुत सारी सर्विसेज कॉन्फ्रेंस पे फ्री है, बहुत सारी सर्विसेज पेड है। एंड नो डाउट अबाउट इट, मतलब बीइंग फ्रैंक विथ यू, जितनी भी सर्विसेज फ्री में दी जाती है जैसे एमसीक्यूज़ वगैरह है, तो इन सब के लिए इन सब को बनाने के लिए पैसे लगते हैं एंड आई हैव टू अर्न फ्रॉम सम पॉइंट कि कहीं ना कहीं से कमा के ही आप उसमें पैसा लगा सकते हो। सो यस, मैं हमेशा जब भी बात करूँगा मैं दोनों तरफ से बात करूँगा कि हाँ ठीक है फ्री में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बेचे जा रहे हैं जहाँ से मैं थोड़ा बहुत कमा सकता हूँ। आइए बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारे ऑपरेटिंग साइकिल में कितनी चीज़ें आती है, एक तो आता है रॉ मटेरियल WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, प्लस डेटर्स आता है और फिर माइनस क्रेडिटर्स आता है। बेसिक ये चीज़ें हैं, बट वर्किंग कैपिटल में आपके 2-3 चीज़ें और ऐड हो सकती है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट वाली साइड में आ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटी साइड में आ सकती हैं। अब हर चीज़ का आपको क्या क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल का सर स्टोरेज पीरियड क्या है और रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या है, यही चीज़ आपको वर्क इन प्रोग्रेस में भी याद रखनी पड़ेगी और यही चीज़ आपको फिनिश गुड्स में भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक और स्टोरेज, ये 3 चीज़ों का फॉर्मूला, इन दोनों का रिलेशन। डेटर्स में क्या होता है सर, डेटर्स में एक तो रिसीवेबल्स होते हैं, मतलब कितना पैसा उनका उनसे लेना है, बैलेंस आप बोल सकते हो, और एक होता है कलेक्शन पीरियड कि कितने दिन में पैसा आना है। क्रेडिटर्स का क्या होता है, पेबल्स होते हैं और पेमेंट पीरियड होता है। तो इन सब का रिलेशनशिप आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में आप कुछ भी निकालो, आप बोलो स्टॉक निकालना है सर, आप बोलो स्टोरेज पीरियड निकालना है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। मैं स्टॉक की बात करता हूँ। रॉ मटेरियल स्टॉक अगर आपको निकालना है, इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे निकाला जा सकता है। वो बहुत ही सिंपल सी बात है कि साल भर में रॉ मटेरियल में क्या चीज़, अच्छा एक चीज़ तो पहले ये लिखो, रॉ मटेरियल में हम कितना कंज्यूम करते हैं वो मैटर करता है, कंजम्पशन। ठीक है, WIP में मैटर करता है प्रोडक्शन,
फिनिश गुड्स कैसे पता लगाओगे स्टॉक की कितना सेल हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और डेटर्स में सेल्स, ठीक है। डेटर्स में डायरेक्ट सेल से होता है, अगर कैश कॉस्ट बेसिस पे किया तो फिर वापस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, जो ये वाला है, ठीक है। डेटर्स के बाद में अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। क्रेडिटर्स भी डिपेंड करता है परचेसेस पे, ठीक है, कितना परचेस किया। ये चीज़ें आपने एक बेसिक समझ में आ गई। अब वापस फॉर्मूलाज, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक निकालना है, ठीक है, हम स्टॉक निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना है, वो कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान दो। एनुअल कंजम्पशन कितना है आपका, साल भर में आप कितना कंज्यूम कर लेते हो, पहले तो ये डिसाइड करो, ठीक है। साल भर में कितना कंज्यूम कर लेते हो, इस चीज़ को आप डिवाइड कर सकते हो 365 से या 12 से, अब डिपेंड करता है। तो अच्छा चलो 365 से डिवाइड करते हैं, और उससे क्या आएगा, साल भर में मैंने मान लो इतना कंज्यूम किया और डिवाइडेड बाय 365 किया, तो ये जो पूरा पार्ट आ रहा है ना, पूरा इसको बोलते हैं कि एक दिन में मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूँ। और मेरा स्टोरेज जो है, मेरा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं 30 दिन का कंजम्पशन, ध्यान देना, मेरा 30 दिन का कंजम्पशन, अभी ये अपन लेके चलते हैं कि 1000 आएगा। सो लेट से 3,65,000 था ऊपर में, नीचे में 365 था, 1000 आया उसका आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में, मतलब समझो एक दिन में आप कंज्यूम कितना करते हो, 1000 रुपीज का। तो 30 दिन का कंजम्पशन, ध्यान देना, 30 दिन का कंजम्पशन आप स्टोर करके रखते हो। इसका मतलब आपका स्टोरेज, मतलब स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, 30,000 का रॉ मटेरियल होना चाहिए। ये समझ में आ रहा आपको। आपके दो हिस्से हैं कि एक दिन में कितना कंज्यूम करता हूं, वो मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन का कंजम्पशन स्टोरेज में रहता है। तो ये चीज आप यहां पे लिख लो, कंजम्पशन, या हिंदी में लिखो, बहुत ही सिंपल। अगर मैं बता रहा हूं आपको सही में, अगर आप हिंदी में लिखना चालू कर दोगे ना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब मुझे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक दिन का कंजम्पशन, तीस दिन का कंजम्पशन स्टोरेज में रहता है। तो ये टोटल आ जाएगा कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है। आई बात समझ में आपको। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब वैसे ही अगर आप WIP का निकालना चाहते हो, WIP का, तो साल भर में कितना प्रोड्यूस किया, एनुअल प्रोडक्शन कितना है, ये मैटर करता है। अब प्रोडक्शन या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ होगा, या प्रोडक्शन के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल डालोगे, उस पर आप डायरेक्ट वेजेस लगाते हो और उसके बाद उस पर ओवरहेड लगाते हो। तो अभी से ध्यान दे दो, यहाँ पे लिख के रख लो, या तो प्रोडक्शन दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली, नहीं दिया रहा तो आपको ये तीनों की टोटल लेनी पड़ेगी। तो WIP का स्टॉक दो तरीके से निकाला जा सकता है। WIP का स्टॉक दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो प्रोडक्शन की डिटेल दी होगी डायरेक्टली, या तो फिर अगर नहीं दी रही तो रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड का टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका मैं इसको ना यहाँ ले लेता हूँ, अभी कहाँ लूँ यार इसको, ठीक है। चलो मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पे, दोनों में से जो भी हो, मल्टीप्लाइड बाय साल भर का प्रोडक्शन इतना। साल भर के प्रोडक्शन को जैसे 365 से डिवाइड करते हो तो एक दिन का प्रोडक्शन निकलता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ होना चाहिए कि कितने दिन का प्रोडक्शन WIP में रहता है। अब अगर यहाँ लिखा है कि यार 20 दिन का प्रोडक्शन, तो ये क्या हो गया सर, WIP होल्डिंग पीरियड।
WIP कितने दिन तक होल्ड करके रखते हो? सो लेट्स से 1000 रुपये आ रहा है आपका एक दिन का प्रोडक्शन, अब 1000 नहीं, थोड़ा सा अलग ले लो, 500 आ रहा है एक दिन का प्रोडक्शन और 20 दिन का आप होल्ड करके रखते हो, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे सर 10,000 रुपये। 10,000 आपका WIP का स्टॉक बन जाता है। इसी तरह से हम अब बात करेंगे फिनिश गुड्स की, ठीक है। फिनिश गुड्स में भी इसी तरह से होगा आगे। तो दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, आई थिंक डेटर्स और ये वो सब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको, तो ईजी जाएगा, एक साथ नहीं लेते हैं। चालू करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पे। फिनिश गुड्स डायरेक्टली सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एनुअल प्रोडक्शन है, उस पर कॉस्ट ऑफ गुड्स जोड़ा जाएगा कि कितने का माल हमने बेचा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दो अब। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। जो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी है XYZ लिमिटेड की, आपको इसमें से कैलकुलेट करना है। पहला, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। दूसरा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑपरेटिंग साइकिल आपका कितना है, ठीक है, और उसके बाद में साल भर में ऐसे कितने ऑपरेटिंग साइकिल आते हैं। चलो सेकंड वाला पार्ट मैं बाद में सॉल्व करूंगा, हम पहले बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल इन अ पीरियड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है कि रॉ मटेरियल में कितना दिन रहता है, पैसा मेरा फंसा हुआ, उसके बाद WIP में कितना दिन रहेगा, फिर फिनिश गुड्स में कितना दिन रहेगा, फिर डेटर्स में कितना दिन रहेगा, माइनस क्रेडिटर्स में कितना दिन का क्रेडिट मिला। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन लगते हैं आपका 1 रुपया ये जो आपने जेब से निकाला वो वापस घूम फिर के आपके हाथ में आने के लिए। तो एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुको। ठीक है, ध्यान दो। तो कितना दिन लगता है आपको उस चीज को ला, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना पता है, स्टोरेज पीरियड निकालना है। ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग साइकिल, ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके हम चीजें निकालेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज। अब रॉ मटेरियल स्टोरेज कैसे निकालोगे, स्टोरेज कितना है, आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पता है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ना, ये रॉ मटेरियल वाला जो हमने फॉर्मूला लिया था, स्टॉक वाला फॉर्मूला था, तो स्टोरेज भी तो आता ही है ना सर यहाँ पे। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। अब आप इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, इधर में स्टॉक दिया हुआ है आपको, ये वाला जो पार्ट है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 365, इसका मतलब क्या है, एक दिन का कंजम्पशन। इधर ट्रांसफर करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ऊपर में क्या आया, रॉ मटेरियल का स्टॉक, और ये वाला पार्ट इधर लेके आ जाओगे तो क्या आएगा आपका, एक दिन का कंजम्पशन। यानी कि आपका नॉर्मल स्टॉक कितना रहता है और एक दिन में आप कितना कंज्यूम कर लेते हो। फॉर्मूला है, मैं समझा के दूंगा फिर से। एवरेज, यहाँ नॉर्मली एवरेज लेते हैं, एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, हर दिन का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना। आप सोचो, आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में रॉ मटेरियल देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 50,000। इसका मतलब क्या है कि आपके एक बॉक्स में मान लो 50,000 रुपए आपने रख दिए, अब उसमें से कुछ आप कंज्यूम करोगे, मतलब रोज कुछ पैसे आप खर्च करोगे। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 6 लाख। साल भर में 6 लाख रुपए आपने कंज्यूम किए, तो एक दिन में कितने कंज्यूम किए, ये साल भर का डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में नीचे दिया गया है कि एक साल में आपको 360 डेज लेना है, डिवाइडेड बाय 360। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय जब 360 करते हो आप,
तो आता है 1666 रुपीज या 67 ले लो। एक दिन में आप उस बॉक्स में से 1667 पैसे रुपीज निकाल लोगे। सोचो जरा, लॉजिक बैठ रहा क्या आपको? 50,000 रुपए बॉक्स में डाले, स्टॉक कितना है बॉक्स का? बॉक्स में स्टॉक कितना है? 50,000 का। डिनोमिनेटर में आपको कंजम्पशन पर डे, यानी उस बॉक्स में से आप कितने रुपीज रोज खर्चा कर रहे हो? 1666.66। आप एक दिन में 1600 निकालो, दूसरे दिन में 1666 निकालो, फिर निकालो, फिर निकालो। क्वेश्चन ये है कि कितने दिन तक ये 50,000 रुपए इसके अंदर पड़े रहेंगे? स्टोरेज पीरियड कितना है? मतलब पूरे 50 नहीं, इस 50,000 रुपए को खत्म होने के लिए कितने दिन लगेंगे? सीधी सी बात है, जितना उसमें रखा है प्लस रोज में कितना निकाल रहा हूं वो। सो 50,000 बॉक्स में है, इसमें से मैं इतना पार्ट रोज निकाल लेता हूं। जैसे ही डिवाइड किया तो आपको पता चलेगा कि 30 दिन लगेंगे आपको इस मटेरियल को खत्म होने के लिए। ये है आपका रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि स्टोर हाउस, वेयर हाउस है, उसके अंदर रॉ मटेरियल रखा है, रोज आप 1600 रुपीज का माल निकाल लेते हो, तो 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल खत्म होने के लिए कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। उसके बाद आता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। अब वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज में फॉर्मूला है आपका कि एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना है। न्यूमरेटर में हमेशा स्टॉक आएगा, डिवाइडेड बाय, अब यही फॉर्मूला देखो यहाँ पे जो मैंने WIP का बताया था। क्या बताया था ये फॉर्मूला आपको? ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि WIP इज इक्वल टू एनुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टोरेज पीरियड। अब ये WIP का स्टॉक है, ये एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 365 करोगे तो पर डे प्रोडक्शन आता है। ये पर डे प्रोडक्शन इधर लेके आ जाओ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उधर से मल्टीप्लाई क्या आएगा फिर आंसर आपका? स्टोरेज पीरियड। सो पर डे प्रोडक्शन पर डे। स्टॉक ऑफ WIP आपके पास में कितना है? 30,000 का। और रुको, इन्होंने प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन ये अमाउंट दिया है इसके लिए। ठीक है, 30,000 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, और आप इसे ना इन्वेंट्री, इन्होंने लिखा अलग तरीके से। ये वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री साल भर की दी है इन्होंने 5 लाख का, मतलब 5 लाख का माल रहा है, बनाया है, इसको हम प्रोडक्शन मान के चलेंगे फिलहाल। क्वेश्चन में आप बोल सकते हो सही तरीके से नहीं लिखा है, तो आप ब्रैकेट में अपने पास में लिख लेना कि प्रोडक्शन 5 लाख का है। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 360, इससे आपका आंसर आ जाएगा 1388.88। तो इससे आपका आंसर आता है 21.60 डेज, यानी एवरेज, ऑन एन एवरेज WIP 21 दिन तक या 21.60 डेज तक पड़ा रहता है उसके अंदर में। ठीक है, तीसरा C, फिनिश गुड्स कितने दिन तक हमारे स्टोरेज में रहता है, स्टोर्स में रहता है। तो उसके लिए लगेगा आपको सर कॉस्ट ऑफ, सॉरी पहले तो एवरेज फिनिश गुड्स कितना है, एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है। ठीक है, उसके बाद में रोज का कितना सेल होता है, लेकिन उन्होंने ना सेल नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, कितने का माल मेरे वेयर हाउस में, मान लो ऑन एन एवरेज इतना स्टॉक पड़ा रहता है फिनिश गुड्स का। कितना लिखा है इन्होंने? 40,000 का। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि साल भर में आपने 8 लाख का माल बेचा है, अपन उसको 8 लाख का माल मान के चलेंगे। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैंने जैसे कहा इसमें बराबर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सो साल भर में 8 लाख कॉस्ट का, रुपीस का, मतलब सेल्स नहीं है ये आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8 लाख का माल बेचा तो एक दिन में कितना बेचा ये पता चल जाएगा। 8 लाख डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में कितना बेचा। और 40,000 का अगर रखा है तो ये 40,000 का माल खत्म होने के लिए कितने दिन लगेंगे।
8 लाख डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो एक दिन का पता चल गया आपको। सो 40,000 का माल रखा हुआ है और हर दिन मैं उसमें से 2222.22 निकाल लेता हूँ, तो पूरा खत्म होने के लिए कितने दिन लगेंगे? 18 डेज। ठीक है, तो आपको ये आ गया कि आपका जो पैसा है रॉ मटेरियल में 30 दिन तक फंसा रहता है, उसके बाद WIP में 21.60 डेज तक, उसके बाद फिनिश गुड स्टोरेज पे जो स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, उसमें 18 दिन तक रहता है। अब यहाँ से माल निकल के किसके पास जाएगा? डेटर्स के पास जाता है। सो डेटर्स का स्टोरेज पीरियड नहीं बोलते हम, और डेटर्स का कलेक्शन पीरियड बोलते हैं कि डेटर्स में जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस कलेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि डेटर्स का कलेक्शन पीरियड क्यों बोलते हैं? रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है, WIP को होल्ड किया जाता है, फिनिश गुड्स को स्टोर किया जाता है, डेटर से पैसा कलेक्ट किया जाता है, इसलिए कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। क्रेडिटर्स को पैसा पे किया जाता है, इसलिए पेमेंट पीरियड बोलते हैं। सो कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज डेटर्स आपके कितने रहते हैं आप तो पहले ये बता दो, ठीक है। और उसके बाद साल भर में कितना सेल्स किया आपने, क्रेडिट सेल, और हम निकालेंगे पर डे क्रेडिट सेल कितना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा देखो। अच्छा, यहाँ पे ना निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिया हुआ है, वो है 45 डेज़ का। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख लेता हूँ, जब फिगर्स आएगी कोई और क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, यहाँ पे अमाउंट है नहीं। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, रॉ मटेरियल मेरा 30 डेज़ तक फंसा रहता है, फिर फिनिश गुड्स 21.60, सॉरी WIP 21.60, फिनिश गुड्स 18 दिन तक, और डेटर्स आपका रहता है 45 डेज तक, और क्रेडिटर्स का उन्होंने लिखा है 30 दिन का हमको क्रेडिट मिलता है। जब आप इनकी टोटल करोगे 30 + 21.60 + 18 + 45 - 30, सो आपका आंसर आता है सर 84.60 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहला आंसर तो ये है, ऑपरेटिंग सेल्स, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल आपका आ गया 84.60 डेज। इसका मतलब क्या है आप ये भी लिखो। ऑन एन एवरेज आवर मनी इज ब्लॉक्ड फॉर 84.60 डेज। दूसरी तरफ से भी आप लिख सकते हो, और it means it takes 84.60 days for every rupee to complete the cycle। 1 रुपया मेरे जेब से बाहर गया तो पहले क्रेडिटर के पास, फिर रॉ मटेरियल में, WIP में फंसेगा, फिनिश गुड्स में फंसेगा, डेटर्स में फंसेगा, फिर मेरे पास आएगा। तो ये जो मेरा पूरा पैसा रोटेट हो रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मेरे पास हाथ से पैसा जाके वापस आने के लिए 84 डेज लगते हैं। ठीक है, सो 84.60 डेज है। अब ये हो गया आपका पहला आंसर। मैं दूसरा आंसर आपका यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में। सेकंड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। बहुत ही सिंपल, ऐसे आप साल भर में कितनी साइकिल कंप्लीट कर लोगे? सिंपल, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, साल भर में दिन कितने होते हैं और ऑपरेटिंग साइकिल में कितने दिन लगते हैं। साल भर में होते हैं सर 360 दिन, एक साइकिल कंप्लीट होती है 84.60 डेज में। तो बताओ 360 दिन में कितनी साइकिल कंप्लीट होएगी? सर 84.60 84.60 84.60 ऐड करता जाओ जब तक 360 नहीं आता। तो आपको ये तो चीज़ समझ में आ रही है कि 360 में 84.60 के कितने राउंड लग सकते हैं। 4.255 times. These are the number of operating cycle.
मतलब आप अपने पैसे को, 1 रुपए को आप साल भर में 4 बार 4.255 टाइम्स घुमा सकते हो, ऐसा। इसका मतलब ये होता है, आज गया 84.6 डेज बाद वापस आएगा, फिर जाएगा 84.6 डेज बाद वापस आएगा, फिर जाएगा 84.6 डेज बाद वापस आएगा, ऐसे 4.4.255 टाइम्स आप घुमा सकते हो। पूरी कहानी ऐसे आ रही के बाद आपको समझ में। तो ये मतलब होता है पूरे इसका। अब द दिक्कत इज, इसका मतलब क्या होता है कि साल भर में अगर आपको 100 रुपए की ज़रूरत है, साल भर में वर्किंग कैपिटल में अगर आपको 100 रुपए की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आज 100 रुपए पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल में डालना पड़ेगा। नहीं सर, साल भर में अगर 100 रुपए का आपका खर्चा होना है, तो 4.255 टाइम्स रोटेट होएगा ना पैसा, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगता, तो रोटेट होएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4.255 जैसे ही करोगे तो आपको पता चलेगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास में 23 रुपीज़ 50 पैसे होने चाहिए। ये 23 रुपीज़ को 23.50 को आप ऐसे गोल घुमाओगे, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, 84.60 डेज तक चला सकते हो। अगले 84.60 डेज तक इसी 23.50 रुपीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो साल भर में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 100 रुपये नहीं है, 100 रुपये आपको पूरा टाइम खर्चा करने के लिए चाहिए, बट उस खर्चे को मैनेज करने के लिए सिर्फ 23.50 रुपीज़ साल भर में आपको मेंटेन करना है, क्योंकि यही पैसा वापस आ जाएगा आपके पास में, ये पैसा घूमते रहेगा साल भर में 4.255 टाइम्स। अगले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ये जो मैंने 23.50 निकाल के दिया ना आपको, ये अगले क्वेश्चन में है, तो उस चीज़ को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ क्वेश्चन को इतना ही रखिए। हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें सीखी सर। एक तो मेरा पैसा आज जब मेरे हाथ से बाहर जाता है तो उसे वापस आने के लिए कितने दिन लगते हैं, 84.60 डेज लगते हैं। उसके बाद में ऐसे में कितनी बार रोटेशन या इतनी कितनी बार पैसे घुमा सकता हूँ, गोल 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 साइकिल कितनी बार साल भर में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें हमने देखी। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ये वाला पार्ट आप लिख लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलिए सर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग साइकिल पे आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, या आगे भी आएंगे तो एक दो क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान देना, अब ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय द CS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। अब अगर आप ध्यान दोगे तो बैलेंस शीट आपको 1 अप्रैल 2009 की दी है और उसके बाद में 31 मार्च 2010 की दी हुई है। अब आप अगर देखोगे तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है रॉ मटेरियल। तो बैलेंस शीट में ना आपको देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, बैलेंस शीट की डिटेल्स आपको कुछ कुछ निकाल के दिया, और उसमें से आपको जो नहीं काम होता है वो है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स अभी फिलहाल कुछ काम के नहीं है, और जो कैपिटल वाला पार्ट होता है लाइबिलिटी साइड में वो भी काम का नहीं है। हमारे काम का जो होता है वो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। ध्यान दो, तो आपको जो बैलेंस दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस एज एट 1 अप्रैल 2009, और आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस एज एट 31 मार्च 2010। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारा करंट असेट्स वाला पार्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद में लाइबिलिटी वाला पार्ट में क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट हो जाती है खत्म। अब उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एनुअल परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। आप बोलो परचेसेस किसके लिए काम आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ से चालू करो। आप अगर मेरे से पहले आंसर दे दो तो मान जाऊंगा आपको, अपने हिसाब में बुक में लिख लेना। परचेसेस किसके काम आते हैं सर? पहली बात तो परचेसेस काम आएगा क्रेडिटर्स में, उसके बाद परचेसेस काम आएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालने में। रॉ मटेरियल का स्टॉक तो ऑलरेडी हमारे पास में है, स्टोरेज निकालने में काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोलो प्रोडक्शन कहाँ काम आता है? प्रोडक्शन काम आता है WIP में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ काम आएगा सर? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काम आएगा। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट फिलहाल कुछ काम की नहीं है, आखिरी में मैं बताऊंगा किस काम का है। तो और जो सेल्स है सारा का सारा क्रेडिट पे, ये किसके लिए काम आता है सर? डेटर्स के लिए काम आता है। ये चीज़ें आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ रहा है तो समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट हमको आता है, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप होता रहेगा। यू मे टेक 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अपने मन से 360 या 365 नहीं लेना, क्वेश्चन में जो दिया है वो ही लेना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सबसे पहले आंसर में नोट डालना कि मतलब 365 डेज हैज़ बिन टेकन इन अ ईयर, सो 365 लो या 360 लो। कब? जब क्वेश्चन में ना दिया हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा। उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, ये भी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। अब जो नई चीज आई है वो है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, और ये मैंने आखिरी में बताया था 23 पॉइंट समथिंग जो आंसर आया था उसमें, वो ही आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो साल भर में कितना कॉस्ट लग रहा और आप पैसे को कितनी बार रोटेट कर सकते हो, ये उसके लिए मैटर करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते हैं फिर से। एक बार और रिवाइज हो जाएगा, यही सारे फॉर्मूलेज वापस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिया था सर? ऑपरेटिंग साइकिल इज नथिंग बट रॉ मटेरियल में कितना दिन पैसा फंसा रहा, WIP में कितना दिन, फिनिश गुड्स में कितना दिन, डेटर्स में कितना दिन, और क्रेडिटर्स में कितना दिन मिला, ठीक है। यहां पे पहली चीज लेता हूं, रॉ मटेरियल स्टोरेज का फॉर्मूला क्या आएगा कि एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कितना मैंने कंज्यूम किया एक दिन में। अब मजा आएगी। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, और हमारा फॉर्मूला भी एवरेज बोलता है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ऑलरेडी एवरेज निकाल के दिया हुआ था। अब यहाँ पे एवरेज स्टॉक निकाला नहीं गया है। और एवरेज कैसे निकालते हो? जब 2 फिगर दिए है उसका एवरेज कैसे निकालते हो? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। 3 फिगर दिए उसका एवरेज कैसे निकालते हो? तीनों का टोटल डिवाइडेड बाई 3। हमारे यहाँ कितनी फिगर है? 2। तो हम कितनी निकाल, कैसे फॉर्मूले में निकालेंगे इसको? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सो 45,000 प्लस 65,356 रॉ मटेरियल का स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन
एनुअल परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट। अब आपको ना यहाँ पे परचेस दिया हुआ है, कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है। परचेस में और कंजम्पशन में डिफरेंस होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब आपने कॉस्टिंग अगर पढ़ा होगा तो कॉस्टिंग में आपने एक चीज पढ़ी होगी, और वो बहुत ही सिंपल है। कंजम्पशन इज इक्वल टू, मेरे पास स्टार्टिंग में कितना पड़ा था, ओपनिंग, ये चॉकलेट का बॉक्स है, ध्यान दो, ठीक है, ये चॉकलेट का बॉक्स है, इसके अंदर 2 चॉकलेट पहले से पड़ी हुई थी। साल भर में मैंने और कितनी चॉकलेट इसके अंदर में खरीद के डाली, परचेसेस कितना है, तो साल भर में मान लो इसके अंदर में मैंने 10 चॉकलेट और डाली, तो कितनी चॉकलेट हो गई होगी, 12। अब साल के अंत में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग थी, साल के अंत में देख रहे हो तो इसमें 4 चॉकलेट पड़ी हुई है, तो आप बोलो 2 थी, 10 और डाली तो टोटल 12 हुई, लेकिन 4 आपकी क्लोजिंग में दिख रही है, यानी कि बाकी के चॉकलेट्स का क्या हो गया, मैं खा गया, कंज्यूम कर गया मैं। तो मैंने कितनी चॉकलेट खाई आप निकाल सकते हो, हाँ सर 2 थी, 10 और डाली 12, और उसमें से 4 निकाल दो क्योंकि 4 अभी भी पड़ी हुई है, यानी कि आपने 8 चॉकलेट खाई। सेम फॉर्मूला, 2 थी, 10 और डाली माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, ये बन जाता है फॉर्मूला कि कितने कंज्यूम किया, कितना कंज्यूम किया आपने। $45, $65, $356, तो ये आ गया 45,000 माइनस 65, 356, और रॉ मटेरियल मैंने साल भर में कितना खरीदा, 4 लाख का, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 45,000 पहले से था, 4 लाख का और खरीदा, तो टोटल हो गया 445, लेकिन क्लोजिंग में सिर्फ 65 दिख रहा, यानी बाकी का कहाँ गया, कंज्यूम हो गया। $379,644, तो ये हम लेंगे 379,644, लेकिन हमको फॉर्मूले में डेली कंजम्पशन चाहिए, तो साल भर के कंजम्पशन को 365 से डिवाइड करेंगे। गलती बिल्कुल मत करना, 360 लेने की, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 365 लेना है, तो इससे आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आ जाता है 55,178 डिवाइडेड बाय 1040.12 रोज का। तो आपका आंसर आता है सर 53.05 डेज, आप उसको 53 डेज भी काउंट कर सकते हो। रॉ मटेरियल स्टोरेज, पहला आंसर। अब इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरा, WIP स्टोरेज। सिंपल, स्टोरेज कैसे निकालोगे कि एवरेज WIP का स्टॉक कितना है आपके पास में, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। WIP में क्या होता है, प्रोडक्शन, सो पर डे प्रोडक्शन, कितना होता है, ध्यान देना। अब एवरेज स्टॉक निकालना WIP का, सेम उसी तरीके से निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 35,000 51,300 डिवाइडेड बाय 2। प्रोडक्शन पर डे। अब इस वाले पार्ट में आपको ऑलरेडी प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है,
अगर नहीं दी होती तो अलग तरीके से निकालते। टोटल प्रोडक्शन दिया, मैंने आपको ऊपर में बताया था कि दो तरीके हो सकते हैं डब्ल्यूआईपी का स्टॉक निकालने के लिए, या तो प्रोडक्शन डायरेक्टली दिया हो, या तो फिर आपको रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड ये सब टोटल करना पड़ रहा हो। इस वाले क्वेश्चन में आपको वेजेस ओवरहेड का लोचा है ही नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट दी है, वो है 7.5 लाख रुपये। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 7,50,000 डिवाइडेड बाई 365। रॉ मटेरियल में निकाला था क्योंकि ज़रूरत थी। $43,150 $2,054.79। तो ये आ गया आपका 21 डेज। हम इसको भी ना 53 पे क्लोज करते हैं फिलहाल, सही रहेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर है वो। तो ये आंसर आ गया आपका 21 का, ठीक है। तीसरा, फिनिश गुड्स स्टोरेज। अब फिनिश गुड्स में ऊपर लगेगा आपको एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन नीचे में क्या लगेगा, फिनिश गुड्स कब खत्म होता है, गुड्स बेचने पे। डब्ल्यूआईपी से प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हो। ध्यान देना स्टोरेज में आपको क्या निकालना पड़ता है। रॉ मटेरियल की बात करोगे तो रॉ मटेरियल की अगली स्टेप क्या होती है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है। डब्ल्यूआईपी में क्या होता है सर, डब्ल्यूआईपी से अगली स्टेप होती है प्रोडक्शन, सो डब्ल्यूआईपी को प्रोडक्शन यू होगा। और फिनिश गुड्स को क्या होता है सर, बेचा जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो डेली पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। सो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको यहां से मिल जाएगा 60,181 और 70,175 डिवाइडेड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन कितना किया माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छी बात है, 9,15,000 वो हम लेंगे। फिर भले ही फॉर्मूले से मैच करे ना करे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। 60,181 प्लस 70,175 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 65,996 ले लेते हैं। 9,15,000 डिवाइडेड बाय 365, तो हर दिन मैंने कितने का माल बेचा, 2,506.85। सो दिस गोज टू 26.33 डेज, यानी डेसिमल में लेना ही पड़ रहा है ना आखिर में, 26.33 डेज। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, कहीं गलती ना हो बस। 60,181 प्लस 70,175 डिवाइडेड बाय 65,1, ओहो हो, $65,178। $2,506.85 सही तो है। $26 डेज आ रहा, देखो बोला ना मैंने। सो दिस गोज टू 26 डेज। फिनिश गुड स्टोरेज, ठीक है। अब क्या बचता है सर आपका, दो चीज़ें।
अब आपका ना सिर्फ इसमें दो चीज़ बाकी, कहाँ गया अभी, एक तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड, दूसरा क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड, ये भी हम अब निकाल लेते हैं। चौथी चीज डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अब डेटर्स को कितना कलेक्ट करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि एवरेज डेटर्स आपके कितने हैं डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स कितना होता है। डेटर्स को अपन माल बेचते हैं, ठीक है, तो ये जो सेल्स की है, सेल्स की वैल्यू देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी माल बेचते हैं फिनिश गुड्स को, लेकिन वो कॉस्ट पे लेते हैं, इनको प्रॉफिट ऐड करने के बाद लेते हैं। तो डेटर्स और फिनिश गुड्स की जो प्रोसेस है उसमें सेल्स ही आता है, लेकिन एक में कॉस्ट पे आ रहा है, एक में प्रॉफिट ऐड करने के बाद आ रहा है, अनलेस अदरवाइज कैश कॉस्ट पे लिया तो। डेटर्स देखो, डेटर्स में आपको अमाउंट दी है 112,123 और 1,35,000। ये एवरेज आ गया। अब डेली क्रेडिट सेल आप कैसे निकालोगे कि साल भर का कितना क्रेडिट सेल्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। साल भर का क्रेडिट सेल अगर आप लास्ट लाइन में देखोगे तो 11 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे इसमें 11 लाख डिवाइडेड बाय 365, तो करें कैलकुलेशन। दिस इज 123,562, $3,013.70। सो दिस गोज टू 41 डेज। इंस्टीट्यूट ने ना प्रॉपरली फिगर्स लेके दी थी ताकि आपका फाइनल आंसर ऐसे आए। सो दिस इज कॉल्ड एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दो, आप हर दिन 3,013 रुपए 70 पैसे का सेल करते हैं और वो क्रेडिट पे रहता है, यानी कि इस बंदे से पैसा लेना बाकी है। दूसरे दिन भी 3,013 रुपए 70 पैसे का सेल किया, उससे भी पैसा लेना बाकी है। तो आप सोचो 3013.70 ये एक दिन का सेल है जिससे पैसा लेना बाकी है, फिर से इसमें 3013.70 ऐड किया तो 2 दिन का जो पैसा लेना बाकी है 6,027 रुपए। ऐसे करके हर दिन का 3,013 रुपए ऐड करते जाओ और बाद में बताओ कि कौन से कितने दिनों बाद वो टोटल हो जाती है 1,23,562 रुपए की, 62 रुपीज की। समझ में तो आ रहा है, ये पैसा लेने वाला ही पैसा है, वो कितने दिन का पैसा है जो लेना बाकी है सर, 41 डेज। क्योंकि उसके बाद जो सेल हुआ उस दिन 41st डे या सेकंड डे में, उस दिन सेकंड डे में पहले दिन जिसको बेचा था उसका पैसा आ गया, तो डेटर्स का बैलेंस 123,562 ही रहा। ऐड हुआ 3,000 अगले दिन, वापस 3,000 आ गया, ऐड हुआ 3,000, 3,000 आ गया, यानी कि इतना पैसा हमेशा फंसा हुआ है। कितने दिन का, 41 डेज। तो एक जन से पैसा कलेक्ट करने में कितने दिन हमको लगते हैं, 41 डेज लगते हैं सर। अब आती है बारी लास्ट, पेबल्स या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसमें आप क्या लोगे सर, एवरेज क्रेडिटर्स कितने होते हैं, फिर डेली क्रेडिट परचेसेस कितना होता है। मतलब आपने साल भर में कुछ खरीदा, ठीक है, तो डेली क्रेडिट परचेसेस कितना खरीदा साल भर में, तो अब आप इसमें क्या लेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 50,079 और 74,69, 50,079 प्लस 74,69, ये एवरेज क्रेडिटर आ गया। परचेसेस आपको 4 लाख के दिए हुए हैं, तो डेली परचेसेस आपका यहाँ से निकल जाएगा
तो एवरेज क्रेडिटर जो बैलेंस रहता है आपके क्रेडिटर्स में वो है 60,000 रुपये का, और हर दिन जो आप माल बेचते हो वो है, मतलब खरीदते हो, 1095.89 का। यानी एक दिन जो आपने खरीद के लाया बिना पैसे दिए, आपने पहले दिन जो खरीद के लाया वो है 1095 रुपीज़ का। चलो 1096 मानते, वो क्रेडिट में है, यानी कि इसमें ऐड हो गया, मानते हो। दूसरे दिन का भी परचेस इसमें ऐड हो गया, तीसरे दिन का भी ऐड हो गया, चौथे दिन का भी ऐड हो गया। कितने दिन लगते हैं इस टोटल को 60,274 होने में? वो डिवाइड करेंगे पर डे क्रेडिट सेल परचेसेस से। तो ये आपका आंसर आता है 55 डेज। ये था डेज, तो ये आपका बन गया क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, कि आप क्रेडिटर्स को 55 दिन में पेमेंट करते हो। सर इससे ये कैसे पता चलता है कि मैं 55 दिन में पेमेंट करता हूँ? क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस 55 दिन बाद बढ़ नहीं रहा है। 55 दिन का ही परचेसेस क्रेडिटर्स के बैलेंस में पड़ा हुआ है, उसमें 60,274 के ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब आप उसके अगले दिन पेमेंट करते हो, तभी क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होता है। बैलेंस कब कम होता है क्रेडिटर्स का? बढ़ता भी है, कम भी कब होता है? जब आप उसको पेमेंट करते हो। जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक बैलेंस बढ़ता जाएगा ना, उधारी बढ़ती जाएगी। मैंने आज आपसे 100 रुपए लिया, कल मैंने और 100 रुपए लिया, फिर मैं रोज 100 रुपए लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप सोचो 1,000 रुपए आपको देने बनते हैं, तो कितने दिन का ये पैसा मैंने आपसे लिया? 100 रुपए एक दिन का, तो 1,000 रुपए हुआ 10 दिन का। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया, टोटल जितना बैलेंस है डिवाइडेड बाय कितने रोज मैंने आपसे उधार लिया, वो 1,000 डिवाइडेड बाय 100, 10। वैसे ही कितना बैलेंस है उनको देने का? 60,000, और हर दिन कितना परचेस किया उन लोगों से? 1,096 का। तो कितने दिन का परचेस इंक्लूडेड है इसके अंदर? 55 डेज का। वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आती है टोटल आपकी 53 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41 माइनस 55, 86 डेज। समझो 86 डेज लगते हैं सर आपको आपका पूरा पैसा घूम के वापस आने में। आज अगर आपके जेब से 1 रुपया जाएगा तो उसको 86 डेज बाद आप वापस हाथ में ला पाओगे। तो पहला आंसर हो गया। सेकंड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। एक साल में ऐसे में कितनी बार पैसा घुमा सकता हूं? एक बार पैसा घुमाने के लिए, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए 86 डेज लगते हैं। तो साल भर में ऐसे 86 डेज के कितने पीरियड आएंगे सर? 365 डिवाइडेड बाई 86। तो साल भर में मैं 4.244 टाइम्स ये पैसा घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ बार बार। एक बार इतने पैसे गए तो घूम के वापस आएंगे, अगली बार फिर से यही पैसा इस्तेमाल करूंगा, डबल डबल पैसे लाने की जरूरत नहीं। अब मेन बारी आती है इस क्वेश्चन की, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपको वर्किंग करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो आप थोड़ा सा सोचो। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपको साल भर का जितना भी पैसा लगना है, खर्चा होना है, उसके लिए, वर्किंग के लिए, ठीक है, कितने पैसे की ज़रूरत है एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, साल भर में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, साल भर में आपको कितना खर्चा होने वाला है? 9,50,000 का इस्तेमाल होने वाला है आपके, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, साल भर में। तो ये हो गया आपका 9,50,000। लेकिन आप मुझे बताओ, ये 9,50,000 साल भर में लगने वाला है, आज नहीं लग रहा, आज के आज नहीं लग रहा, साल भर में लगने वाला है। और तो ये साल भर का पैसा अभी लाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, अभी लाने की ज़रूरत नहीं है। 9,50,000 रुपये। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना और 2 मिनट होल्ड करना।
तो सुनो, ये एक स्टॉप है ए, ये दूसरा स्टॉप है बी, ये तकरीबन डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर का, ठीक है। अब हमारा बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, पैदल चल के जाना है दूसरे स्टॉप पे। और क्यों चल के जाना है, हमने इसको जॉब दिया है, ये यहाँ से हमारे पास में बुक्स पड़ी है, तकरीबन हमारे पास में 9,50,000 बुक्स पड़ी है, ठीक है। सोचो, हमारे पास में 9,50,000 बुक्स पड़ी हुई है। अब इस बंदे को जगह ए से लेके बी तक वो बुक्स लेके जानी है। एक दिन में ये बंदा वहां से जाके आने में जो टाइम लगता है वो तकरीबन मान के चलो 2 आवर्स का। गाड़ी में जाएगा ये, मतलब अपना टेम्पो वेम्पो होगा, उसमें बुक्स भरेगा, वहां जाएगा, निकालेगा, वापस आएगा। इसके पास एक दिन का टाइम है, इसके पास एक दिन का टाइम। आप एक काम करो, ऐसे मतलब उसको हाँ ठीक है। अब समझो, ये है अपना मुंबई और ये है अपना दिल्ली, ठीक है। और फिलहाल के लिए आप मान के चलो एम्स्टर्डम। अब अपने पास में 9,50,000 बुक्स है। हमने कोई नया वेंचर चालू किया है बढ़िया, एम्स्टर्डम में हमने अपना कॉलेज ओपन किया है और वहाँ पे बुक्स पहुँचानी है। 9,50,000 बुक्स है और ये बुक्स हम किसी और तरीके से नहीं लेके जा रहे। हम मान लो शिप के थ्रू लेके जाएंगे, शिप है बीच में, कभी हम ट्रेन वगैरह अगर होगी पॉसिबल कहीं और से कहीं और, तो ऐसे करके ए से बी जगह तक जाने के लिए, मुंबई से एम्स्टर्डम तक जाने के लिए मान के चलो कि आपको 86 डेज लगते हैं। मुंबई से एम्स्टर्डम जाने के लिए आपको 86 डेज लगते हैं। कितनी बुक्स को लेके जाना है? 9,50,000 बुक्स को लेके जाना है। एक बार मुंबई से एम्स्टर्डम जाके वापस आने के लिए, ठीक है, ये जो 86 डेज है ये जाके वापस आने का टाइम बता रहा हूं, सिर्फ जाने का नहीं, ये जाके वापस आने का टाइम बता रहा हूं। मुंबई से एम्स्टर्डम जाके वापस आने के लिए इस बंदे को 86 डेज लगते हैं। हमको ये सारी की सारी बुक्स जो है साल भर में एम्स्टर्डम पहुंचानी है। आज 1 जनवरी है मान लो, और 31 दिसंबर तक हमको ये बुक्स एम्स्टर्डम पहुंचानी है। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर तक सारी बुक्स पहुंच जानी चाहिए। अब ठीक है, अब एक चीज ये बताओ कि 86 डेज में ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसको मुंबई और एम्स्टर्डम, मुंबई से एम्स्टर्डम जाना और एम्स्टर्डम से वापस आना, साल भर में ये कितने राउंड लगा सकता है? सर ये साल भर में अगर एक राउंड 86 डेज में होता है तो 365 दिन में इसके 4.244 राउंड होंगे। आप बताओ सर, सवाल ये है कि एक बार में कितनी बुक्स इसने लेके जाना जरूरी है? कम से कम कितनी बुक्स? कम से कम, मैं ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा, कम से कम इसने एक बार में कितनी बुक्स ले जाना जरूरी है? अभी अगर ले जाके 1 लाख बुक रखा तो वापस आएगा फिर 1 लाख ले जाएगा, वापस आएगा वैसे 1 लाख ले जाएगा, ऐसे 4 बार ही वो राउंड कंप्लीट कर सकता है और 4 लाख ही बुक्स वहां तक पहुंच पाएगी। 4.255 अगर है तो 4.244 है तो 4,24,400 बुक्स ही वहां तक पहुंच पाएगी। आप क्या ये बता सकते हो एक बार में कितनी बुक्स वो लेके जाना चाहिए मिनिमम? सर वो कितनी बार जाएगा? 4.244 राउंड्स होंगे और एक राउंड में कितनी बुक्स? सिंपल, तो 9,50,000 बुक्स पहुंचानी है तो डिवाइड बाय 4.244 कर दूंगा, राउंड्स कितने लगने हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक बार में कितनी बुक्स उसने लेके जाना जरूरी है। 9,50,000 डिवाइड 4.244, यह आंसर आता है 2,23,845।
2,23,845, यानी एक बार में इतनी बुक्स यहाँ से वहाँ जानी चाहिए, फिर वापस आएगा, फिर 223 लेके जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 223 लेके जाएगा। इस तरह से साल भर में आपकी सारी बुक्स वहाँ पे पहुँच जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है सर आपका पूरे इस केस में। ये मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ना यहाँ से, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसको नीचे रख लेता हूँ थोड़ा बस, ठीक है। यहाँ रख लेता हूँ, आपको चाहिए तो लिखिएगा ये, वरना रफ है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल जो साल भर में रिक्वायर्ड है वो है 2,23,845 रुपए का। भले ही साल भर में आपको 9,50,000 का खर्चा करना होगा, लेकिन 9,50,000 का खर्चा एक साथ नहीं करना, एक साथ नहीं होने वाला, पहले दिन नहीं होने वाला, या पहले दिन इतना पैसा ब्लॉक नहीं होने वाला, वो रोटेट होते रहेगा। सो 2,23,845 इज द अमाउंट जो आपको अपने जेब से निकाल के अपने गले में रखना है। वो पैसा जाएगा रॉ मटेरियल में, WIP में, फिनिश गुड्स में, डेटर्स में, फिर से गले में आएगा, फिर से जाएगा, फिर से गले में आएगा। इस तरह से ये रोटेट होएगा और टोटल मिला के 9,50,000 होगा साल भर में। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हमने कैसा निकाला सर? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, कि साल भर में कितने साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो। खत्म। 9,50,000 डिवाइड बाय 4.244, 223,845, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह से समाप्त हुआ। ऑपरेटिंग साइकिल 86 डेज, साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। धीरे धीरे हम अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को इसी लेक्चर तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नया क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एंड वी विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। बाय बाय।